राज्य सेवा आयोग ने मुझे तहसीलदार के पद के लिए चुना था। नियुक्ति से पहले सभी सेलेक्टेड कंट्रीज का मेडिकल होता है, तो मेरे भी मेडिकल की डेट आ ही गई थी। अच्छा ही है, सरकार के पैसे पर एक बार पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है। हींग लगे न फिटकरी और चोखा ही चोखा रंग। मैं और ससुर जी दोनों बच्चे सहित मेडिकल के लिए सरकार द्वारा चहिंत अस्पताल में पहुंच गए थे। यह शहर का सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल था। सरकारी अस्पतालों में चाहे सुविधा अच्छी हो ना हो, लेकिन डॉक्टर सब एक से बढ़कर एक क्वालिफाइड होते हैं। वैसे भी मलाई सरकारी नौकरियों तक पहुंचती है, बाकी छाछ इधर उधर। मेरी बड़ी बेटी 3 वर्ष की थी और छोटा बेटा मुश्किल से 1 साल का। हमारे मेडिकल बोर्ड में कोई 10 लड़कियां और थी। हम सभी को अलग अलग प्रकार के मेडिकल टेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। सभी अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। ससुर जी दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहे थे। मैं भी बीच बीच में जाकर बच्चों को देख लेती थी। हम सब लड़कियां आपस में बातें कर ही रही थी। एक दूसरे का नाम और कहाँ से आई है, कौन सी सर्विस आवंटित हुई है आदि सवाल पूछे जा रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, स्नेहा जी, बच्चे नाना से बहुत घुले मिले हुए हैं। आपके पापा बच्चों को कितने अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आपने तैयारी मायके में ही रहकर की होगी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दूसरे लड़की तपाक से बोल पड़ी, यह भी कोई पूछने की बात है? ससुराल में रहकर पराई होती है क्या भला? मैं अक्सर ही यही सवाल सुनती रहती हूँ। यह प्रश्न किसी न किसी रूप में मेरे सामने आता ही रहता है। इस प्रश्न को सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो उठता है। हो भी क्यों नहीं। शादी हुई भी तब मैं महज 18 साल की थी। 12वीं पास करते ही मेरी शादी कर दी गई थी। अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के मेरे सपने को एक झटके में तोड़ दिया गया था। हमेशा एक ही माधवी छात्र रही थी। मेरे अध्यापकों को ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा का बिजनेस ठीक ठाक था। हमारा अच्छा खाता पीता परिवार था। पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा। हमारे घर दुकान सब बिक गए। हम किराए के घर में रहने लगे। मम्मी अपनी कुछ जमा पूंजी और स्त्री धन से जैसे तैसे घर चलाने लगी। हम औरतों घर खर्च के लिए मिले पैसे से कुछ न कुछ बचाने की कला में माहिर होते हैं। यह पैसा हमारे किसी संदूक में सबसे नीचे या अलमारी में कपड़ों के पीछे दबा कर रहता है। विमुद्रीकरण के दौरान तो यह भेद पूरे तरीके से खुल ही गया था, लेकिन यह बचत मुश्किल में कैसा आड़े आती है यह मैंने अपने उस उड़ेरपन में भी समझ लिया था। पापा दिन रात चिंता में घुले जा रहे थे। दोनों बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कैसे होगा। मम्मी पापा को खूब डांटस बंधाते, लेकिन पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। मम्मी अपनी बची पूंजी और हम दोनों भाई बहनों को लेकर अपने मायके आ गई थी। पापा के परिवार ने तो पहले ही हमसे सब रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। वहाँ रहते हुए मैं कॉलेज में एडमिशन लेते ही उससे पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मेरे पति तपेश भी 2 भाई बहन ही थे। कुछ वर्ष पहले ही तपेश की मम्मी का देहांत हो गया था। तपेश के पापा की सरकारी नौकरी थी, खुद का घर था। तपेश की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। तपेश अभी कॉलेज में ही थे, लेकिन घर में किसी औरत का होना ज़रूरी है, यह सोचकर तपेश के पापा और बहन उनकी शादी करवाना चाहते थे। दीदी अच्छा रिश्ता है, कोई मांग भी नहीं है। लड़की के लिए लड़का ढूंढने में लोगों की पैरों की जूतियां घिस जाती है। मेरे मानो तो हमें चुकना नहीं चाहिए, छोटे मामा जी ने कहा। वैसे भी हम 3 लोग मामा पर बोझ बन गए थे। यह बात अलग है कि मैं और मम्मी दोनों ही मामी को पत्ता तक नहीं हिलाने देते थे। मम्मी ने मेरी और बड़ी निहारी आंखों से देखा। मुझसे अपनी मम्मी की लाचारी देखनी जितनी तो समझ ही नहीं थी। मैंने अपना सिर झुका लिया था। मामा जी मेरे छोटे भाई को किसी दुकान पर काम पर लगाने का प्लान कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरे इस बलिदान से उसे स्नातक पढ़ाने का मौका मिल जाए। तपेश से मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद कोई 1 महीने तक तपेश की बड़ी दीदी मीनाक्षी हमारे साथ रही। उसके बाद यह कहकर वह अपने ससुराल लौट गई कि स्नेहा, यह घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर अब मैं बिना सास के ससुराल में अकेले ही रह गई थी। शादी से पहले एक बार मम्मी ने थोड़ी चिंता जताई थी कि बेटा बिना सास के ससुराल में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद की सास ना हो तो 50 सासों बन जाती है। तू कहे तो मैं मामा जी को मना कर देती हूँ। अब ओखल में सिर दे ही दिया तो मुसलों से क्या डरना। यह सोचकर मैंने मम्मी को
कहा कि मम्मी जो होगा देखा जाएगा, अब तो शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं, मेरी किस्मत में जो होगा वह मुझे भुगतना ही होगा। जब तक मीनाक्षी दीदी थी मैं निश्चिंत थी, दीदी जो कहती थी वह काम कर देती थी। दीदी मुझे धीरे धीरे गृहस्थी की बातें सिखा रही थी। दीदी के जाते ही मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी, लेकिन मेरी सारी चिंताएं नॉर्मल साबित हुई। पापा जी और तपेश दोनों ही अपने सारे काम खुद कर लेते थे। मुझे तो बस रसोई में सब्जी बनाने होती थी और आटा गूंदना होता था। रोटी कभी मैं सेकती और कभी पापा जी अपना और तपेश का टिफ़िन भी पैक कर देते थे। मेरे आने के बाद भी पापा जी ने घरेलू सहायिका को नहीं हटाया था। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए घरेलू सहायिका आती ही थी, मैं डिस्ट्रिक्ट आदि कर लेती थी। ज़िंदगी मज़े से चल रही थी। मुझे अपना सास बिना ससुराल बड़ा राज आ रहा था। एक दिन छुट्टी वाले दिन पापा जी अपने ऑफिस का कुछ हिसाब किताब लेकर बैठ गए थे। बहुत देर हो गई थी, लेकिन उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। 3 बार उन्होंने अपनी चाय गर्म करवा ली थी। मैं और तपेश नाश्ते के लिए उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी लाओ मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। पापा जी ने तुमसे नहीं हो पाएगा ठाकुर वाले अंदाज में मुझे पकड़ा दिया। 10 मिनट में मैंने पापा जी की समस्या सुलझा दी। अब मैं साइंस मेथड्स की विद्यार्थी रही थी। वाह स्नेहा बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो, फिर पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? पापा जी ने कहा। वो पापा जी शादी हो गई इसीलिए छोड़नी पड़ी, मैंने दबी जुबान से कहा। फिर पढ़ना चाहोगी? पापा जी ने पूछा। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। अगले सत्र में पापा जी ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। उधर तपेश ने भी MBA में प्रवेश ले लिया था। पापा जी और तपेश ने मुझे पूरा सहयोग दिया। अक्सर पापा जी ही मुझे एग्ज़ाम दिलवाने जाते थे। तब अधिकांश लोग यही कहते थे कि आपके पापा आपके साथ आए हैं। MBA के बाद तपेश की नौकरी लगी, लेकिन शर्त थी कि तपेश को साल में 4 महीने दुबई में रहना होगा। ऑफ़र बहुत अच्छा था। मैंने तपेश को यह मौका ना छोड़ने के लिए मना लिया था। मम्मी की नीली आंखें ने मुझे पैसे का महत्व भी अच्छे से समझा दिया था। पापा जी और तपेश के सहयोग से मेरा स्नातक पूरा हो गया था। इस बीच मैं एक बेटी की माँ बन गई थी। मेरी डिलीवरी ससुराल में ही हुई। पापा जी और मीनाक्षी दीदी ने सब संभाल लिया था। मुझे गर्भावस्था के दौरान भी पापा जी ने ज़रा सा कष्ट होने नहीं दिया था। पापा जी और तपेश ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। पापा जी ने तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट तक बनवा लिया था और उसी के अनुसार मुझे खाना पीना देते थे। उधर मेरे भाई का भी स्नातक हो गया था। भाई की कलर की नौकरी भी लग गई और भाई एवं मम्मी मामा जी का घर छोड़कर भाई की नौकरी वाले शहर रहना आ गई थे। स्थितियाँ सुधरती जा रही थी। बेटी होने के बाद मैं B.Ed करना चाह ही रही थी, लेकिन पापा जी ने कहा, बेटा तू इतनी होशियार है, तू अधिकारी बन, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर। पापा जी घर और बेटी को कौन देखेगा? मैंने कहा, तुझे अपने पापा जी पे भरोसा नहीं है? वैसे भी इस साल रिटायर्ड होने ही वाला हूँ। पापा जी ने कहा। मैंने पापा जी की बात मान ली और तैयारी शुरू कर दी। राज्य सेवा आयोग की एक वैकेंसी पूरा होने 2 से 3 साल तक लेती है। परीक्षा भी 3 चरणों में होती है, प्री मेंस, लिखित और मेंस इंटरव्यू। मेरे हर चरण को पार करने में पापा जी खुशी से नाचने लगते थे। मैंने उन्हें उतना खुश कभी नहीं देखा था। इसी बीच मैं दूसरी बार गर्भवती हुई। पापा जी इस खबर से थोड़ा परेशान हुए और नाराज़ भी। परीक्षा की तैयारी और गर्भावस्था में मैं सब कुछ कैसे करूँगी? लेकिन पापा जी ने मुझे परीक्षा की तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतने दी। मेरे दोनों बच्चे और घर को अच्छे से संभाल लिया। आज मेरे साथ मेडिकल के लिए आए हैं। नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने अधिकांश लड़कियों की आंखों में पापा जी के लिए प्रशंसा और मेरे लिए श्रेया देखी।